Hello friends, this is Vinod and welcome back to Law Made Easy. Today we will discuss chapter 6 of communication, corporate culture, change and innovations. First of all, I would like to tell you that if you want to purchase this PDF file notes, then you can WhatsApp on the given number and you can also mail on the given email ID. So friends, cost of this PDF file is only 40 rupees, which you can pay through Paytm, MobiKwik also. दोस्तों PDF फाइल परचेज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप PDF से जल्दी बार बार रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद वीडियोस के थ्रू आप फास्ट ट्रैक रिवीजन इनका कर सकते हैं। 40 रुपीज़ में आपको एथिक्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस कॉस्ट ऑफ के थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे। सो गाइज, without wasting any time, let's start. And please don't forget to subscribe this channel, because अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको YouTube पे या फिर Gmail पे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। So let's start. In this chapter, let's see chapter overview. We will discuss meaning of corporate culture and categories of corporate culture and organization wide change, cause of resistance to change, cause for welcome to change, change and communication, innovation and some miscellaneous points. So let's see concept number 1, corporate culture and categories of corporate culture. सबसे पहले हम देखेंगे कि कल्चर क्या होता है। The basic meaning of culture is beliefs और values. Belief और values होती हैं अपनी अपनी, उसको ही कल्चर कहते हैं। कल्चर इज डेवलप्ड ओवर द टाइम। उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर तो हमने देख लिया, अब कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबकी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कॉर्पोरेट कल्चर डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि मिशन एंड वैल्यू, वर्क इन्वायरमेंट, स्टोरीज एंड मिथ्स। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम देखें तो कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स हैबिट और प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं कॉर्पोरेट कल्चर की। पहला आता है स्ट्रॉन्ग कल्चर, दूसरा आता है वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर कब होता है, जब एम्प्लॉयज़ की वैल्यू और बिलीफ एंड ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू और बिलीफ के बीच में परफेक्ट अलाइनमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है। वीक कल्चर में क्या होता है, देयर इज़ ए लिटिल अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द वैल्यू एंड बिलीफ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ कॉल्ड वीक कल्चर। अब स्ट्रॉन्ग कल्चर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, परफेक्ट अलाइनमेंट होगा। नो रेजिस्टेंस फॉर चेंज होगा कि एम्प्लॉयज़ क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इनोवेशंस को इंकरेजमेंट होगी, इनोवेशन इंकरेज होगा, राइट। वीक कल्चर होगा तो क्या होगा, लिटिल अलाइनमेंट होगा। किसमें अलाइनमेंट लिटिल होगा, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ के बीच में लिटिल अलाइनमेंट होगा। और रेजिस्टेंस टू चेंज होगा, मतलब चेंज में रुकावट होगी। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज वगैरह होगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगी। लैक ऑफ इनोवेशन होगा, इनोवेशन जो है वो कम होगा, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट। मिशन एंड वैल्यू मिशन एंड वैल्यू मतलब बिलीफ्स, वैल्यू मतलब बिलीफ्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली इन्फ्लुएंस द कॉर्पोरेट कल्चर। इफ द mission of an organization is to create better future, it will be reflected in its culture also. तो मिशन वैल्यू होते हैं जो वो लार्जली इन्फ्लुएंस करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर को,
तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन टू क्रिएट बेटर फ्यूचर होता है तो इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन इट्स कल्चर। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसमें क्लियर कट रूल ऑफ रिपोर्टिंग है या फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा है। तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है कॉर्पोरेट कल्चर को। अगला है सिंबल्स। सिंबल्स आर ट्रेडमार्क्स या लोगो। सिंबल्स आर ट्रेडमार्क्स लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विच इंडिकेट द कल्चर। एग्जाम्पल, जैसे आईसीआई का ये सिंबल है, ये उड़ता हुआ एक पक्षी है। तो इसका हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं लोगों का, तो है सोए हुए में जागा हुआ। मतलब ये पक्षी है, ये जागा हुआ है जब बाकी सो रहे हैं। अवाकन इन द स्लीप, ऐसा कुछ करके इसकी वर्डिंग है सिंबल की, आप देख सकते हैं गूगल पे। नेक्स्ट इज रिचुअल एंड रूटीन्स। रिचुअल एंड रूटीन्स का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कैसे मीटिंग बुलाई जाती है। तो दिस इज कॉल्ड रिचुअल एंड रूटीन्स। इट मीन्स मैटर्स इन विच डेली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनर्स। मैटर की जगह यहाँ पे मैनर आएगा। मैनर इन विच डेली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डन। सो नेक्स्ट इज स्टोरीज एंड मिथ्स। देखो, सभी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं और कुछ एक मिथ्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट कल्चर को लार्जली इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टोरी कैसी, मान लो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के बारे में कोई स्टोरी हो, किसी एम्प्लॉय को रिमूव किया गया हो, रिमूवल ऑफ एन एम्प्लॉय के बारे में कोई स्टोरी हो, या फिर सक्सेस ऑफ ए रूट लेवल एम्प्लॉयज टू द टॉप मोस्ट पोस्ट। कोई एम्प्लॉय बिल्कुल रूट लेवल पे हो और वो टॉप में मतलब मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच गए। ऐसी कुछ स्टोरीज होती हैं या फिर मिथ्स होती हैं। दिस स्टोरीज एंड मिथ्स क्रिएट कॉर्पोरेट कल्चर। तो हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, फैक्टर्स डिस्कस किए जो कॉर्पोरेट कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की है या कैसा है, सिंबल्स ऑर्गेनाइजेशन के, और रिचुअल एंड रूटीन्स होते हैं, और स्टोरीज एंड मिथ्स होते हैं। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कॉर्पोरेट कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, चेंज एंड रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज क्या होता है और अगर चेंज में रेजिस्टेंस आता है, रुकावट आती है, तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज का मतलब होता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन और अल्टरेशंस। चेंज हैज़ वेरी वाइडर मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज, ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज। तो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे चेंज इन मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज हो गया। तो यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, या मेजर कोलेबोरेशंस मतलब जॉइंट वेंचर वगैरह हो गए। यूज ऑफ न्यू प्रोग्राम्स जैसे TQM और JIT, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम। तो इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज होते हैं। तो रेजिस्टेंस के, रुकावटों के क्या क्या रीजन हैं, कोजेज हैं। सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस। फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस, एम्प्लॉय सोचते हैं कि हमें इकोनॉमिक लॉस होगा, इस वजह से वो रेजिस्टेंस करते हैं, रुकावटें डालते हैं। सेकेंड इज ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल्स। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड हो जाना, पुरानी हो जाना। वो एम्प्लॉय थिंक्स देयर स्किल्स विल बी ऑब्सोलेटेड, आउटडेटेड। नेक्स्ट वन इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि सेम पोजीशन, मेंटेनिंग ऑफ सेम पोजीशंस, ओल्ड या फिर ओल्ड हैबिट। तो एम्प्लॉय वो अपने पुराने वर्क में कंफर्ट फील करते हैं इन कंपैरिजन टू न्यू वर्क, सो दे रेजिस्ट द चेंज।
नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ अननोन. Employee thinks they will be unknown after the implementations of the changes, so they resist the change. And the last one is peer pressure. peer pressure का मतलब है, peer का मतलब होता है colleague, एम्प्लॉय के साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज पर्सन्स. तो समटाइम्स एन एम्प्लॉय लाइक द चेंज बट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम colleague, some level employees same level employees they also resist the change, right? मतलब colleague के प्रेशर की वजह से भी वो चेंजेस को रेसिस्ट करता है. तो कौन कौन से जो रीजन थे चेंजेस के? पहला था fear of economic loss, second one obsolescence of skills, status quo, fear of unknown, and the last one is peer pressure. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. कॉजेज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज. अगर कोई चेंज एक्सेप्ट होता है तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं? दो तरह के रीजन होते हैं. पहला होता है पर्सनल गेन, सेकेंड वन इज अदर बेनिफिट्स. पर्सनल गेन्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल गेन्स का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू विच ही एक्सेप्ट्स द चेंजेस. तो कौन कौन से पर्सनल गेन होते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक गेन. एम्प्लॉय थिंक्स there is possibility of economic gain for him. and reduced working hours. एम्प्लॉय के वर्किंग हावर रिड्यूस होते हों. इंक्रीज इन अथॉरिटी, उसकी पावर बढ़ती हो. इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस है उसमें इम्प्रूवमेंट होता हो. तो ये क्या होते हैं? ये पर्सनल गेन है विच कॉजेज एक्सेप्टेंस द चेंज. देयर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. अदर बेनिफिट्स लाइकिंग द सोर्स ऑफ चेंज. सोर्स ऑफ चेंज मतलब जो पर्सन चेंज लेके आता है एम्प्लॉय उसकी रिस्पेक्ट करते हों, उसको चाहते हों, देन वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे. लाइकिंग द सोर्स ऑफ द चेंज. लाइकिंग द वे ऑफ चेंज. वे ऑफ चेंज मतलब मेथड ऑफ ब्रिंगिंग टू चेंज. इफ एम्प्लॉयज लाइक द वे ऑफ चेंज देन दे वेलकम चेंज. फीलिंग द नीड ऑफ चेंज. एम्प्लॉय खुद चाहते हों कि देयर इज ए नीड ऑफ चेंज. सो पर्सनल गेन में हमने देखे थे पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक गेन, रिड्यूस द वर्किंग हावर्स, इंक्रीज इन अथॉरिटी एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस. अदर गेन कौन कौन से थे? लाइकिंग द सोर्स ऑफ चेंज, वे ऑफ चेंज एंड फीलिंग द नीड ऑफ चेंज. कॉन्सेप्ट नंबर 4, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कम्युनिकेटिंग द चेंज. कोई भी चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज होता है, उसको एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करने के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए? पहला होता है व्हाट टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट करे क्या? कम्युनिकेट द डिटेल्स अबाउट द चेंज लाइक नीड ऑफ चेंज, टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज. मतलब चेंज करने की क्या आवश्यकता थी, और टाइम टू इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, कब मतलब उसको चेंज को लाया जाए, यानी कब चेंज को लाएंगे. इफेक्ट ऑफ चेंज, चेंज का इफेक्ट क्या हुआ. तो इसमें 4 WH क्वेश्चंस हम कंसिडर करेंगे. पहला हमने देखा व्हाट टू कम्युनिकेट. दूसरा है व्हेन टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट कब करें? बिफोर द चेंज करें, आफ्टर द चेंज करें, या ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज करें. थर्ड वन इज हाउ टू कम्युनिकेट. व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट. हाउ टू कम्युनिकेट का मतलब ओरली हम कम्युनिकेट करें या फिर रिटर्न में कम्युनिकेट करें. अगर आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए तो ओरली कम्युनिकेट करें. अगर चेंज कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको रिटर्न में कम्युनिकेट करें. फोर्थ इज whom टू कम्युनिकेट. किसको कम्युनिकेट करें? इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे, नीड टू नो एंड डिजायर टू नो. नीड टू नो मतलब उन सभी पर्सनस को, एम्प्लॉयज़ को आप कम्युनिकेट करो जो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हों चेंज से. और डिज़ायर टू नो कि उनको भी आप कम्युनिकेट करो जो चेंज के बारे में जानना चाहते हों, राइट. तो इसमें हम 4 WH क्वेश्चंस देखें. व्हाट टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट क्या करें. व्हेन टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट एंड whom टू कम्युनिकेट.
द लास्ट concept is innovation and stages in innovations. Innovations क्या होता है और stages कौन कौन सी होती हैं innovations के? सबसे पहला innovations होता क्या है? Innovations means generation of new things. New things से मतलब products और services, या फिर new method या process और techniques for doing same things. मतलब same थिंग को करने के लिए कोई नई प्रोसेस या टेक्निक्स लेके आना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशंस, या फिर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लेके आना। द ओनली वे टू गेट अहेड इन द बिजनेस इज टू डू इनोवेशंस। केवल वही ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सक्सेड करते हैं जो इनोवेशन लेके आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन जैसे कि नैनो आई थी, इट वॉज ए इनोवेटिव आइडिया ऑफ रतन टाटा। 4 स्टेजेस इन इनोवेशन। इनोवेशंस की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज आइडिया जनरेशंस। आइडिया जनरेशंस, इनोवेशन स्टार्ट्स विद जनरेशन ऑफ आइडिया। हियर द क्रिटिकल क्वेश्चंस। हर एक स्टेप्स में हम एक एक क्रिटिकल क्वेश्चन देखेंगे और उसके बैरियर्स देखेंगे। क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होता है आइडिया जनरेशन के टाइम में? वेदर माई आइडिया इज न्यू, क्या मेरा आइडिया नया है? और आइडिया जनरेशन में बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? बैरियर हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब ब्यूरोक्रेसी हो, एंड ग्रुप थिंक इज प्रिवेलिंग। क्या मतलब ग्रुप थिंक प्रेजेंट हो? ग्रुप थिंक को हमने ग्रुप वाले चैप्टर में देखा था। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि 1% सेम समथिंग और बाकी पर्सन उसके बाद से एग्री हो जाए बिना किसी आर्ग्यूमेंट वगैरह के, तो दैट इज़ ए नेगेटिव थिंग। तो आइडिया जनरेशन में एक बैरियर है। कौन कौन से बैरियर थे? ऑर्गेनाइजेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड हो और ग्रुप थिंक प्रेजेंट हो। दूसरा हम देखेंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी एनालिसिस। हियर द क्रिटिकल क्वेश्चंस वेदर माय आइडिया इज पॉसिबल, कि जो आइडिया जनरेट हुआ है क्या ये पॉसिबल है? इसमें बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? लैक ऑफ कॉर्पोरेट रिसोर्स, कॉर्पोरेट के बाद उसमें रिसोर्स ही नहीं हो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लैक ऑफ कमिटमेंट टू रिसर्च, मतलब रिसर्च की कोई कमिटमेंट ही नहीं हो। तो ये इंक्लूड होंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस में। उसके बाद फिजिबिलिटी के बाद में होता है रियलिटी टेस्टिंग, मतलब आइडिया जनरेट भी हो गया और पॉसिबिलिटी भी हो गई, उसके बाद रियलिटी टेस्टिंग। हेयर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया इज चेक्ड, आइडिया जो प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो क्रिटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं कि जो आइडिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उस पर फिट होगा या नहीं? डज द आइडिया फिट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव द स्टार्टअप कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी स्टार्टअप कैपिटल है या नहीं? डज द आइडिया प्रोड्यूस ए गुड रिटर्न, क्या आइडिया कोई अच्छी रिटर्न हमें दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो 3 क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। इसमें बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म पे फोकस करे, मतलब शॉर्ट टर्म फोकस और रेसिस्टेंस टू चेंज, कि मतलब एम्प्लॉइज वगैरह उसके चेंज का विरोध करें, रेसिस्ट करें। तो दीज आर 2 बैरियर्स। एंड द लास्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। सब कुछ हो गया, अब इम्प्लीमेंट करना बाकी रह गया। इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन अराइज होता है, हैज़ द आइडिया बीन एक्टेड अपॉन, कि मेरे आइडिया पे कुछ मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या किया जाएगा। तो इसमें बैरियर्स 2 टाइप के होते हैं। बैरियर्स होता है टू मैनी प्रायोरिटीज़, उन्हें के बाद बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हों तो इनोवेटिव्स पे कम अटेंशन दे रहे हैं। एंड द सेकेंड इज़ नोबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता। तो दीज वर 2 बैरियर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे प्रेस ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।